दोस्तों, सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और स्वागत करता हूं आप सभी के फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिस्टिम पे, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के ऊपर। तो दोस्तों, आज की जो केस स्टडी होने वाली है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर होगी। और ये बता दूं आपको कि ये एक इन डिमांड वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमारे एक व्यूअर है जिनका नाम है साहिल हेला जी। तो भाई इन्होंने कमेंट किया था कि इस पर वीडियो लाओ, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर वीडियो बनाओ, केस स्टडी बनाओ। तो लो भाई, वीडियो हाजिर है। और वीडियो में बता दूं आपको थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैंने इन डेप्थ केस स्टडी बनाया हुआ है और आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लेसन मिलने वाले इसके ऊपर। तो वीडियो आज तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रिटानिया के इंट्रो और कुछ डाटा कुछ फैक्ट से रूबरू करवा देता हूं। तो मैं बता दूं आपको कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आज इंडिया के अंदर लगभग 29% से भी ज्यादा मार्केट शेयर कैटर कर रही है, जिसमें इनका जो मेजर सेक्टर है, मेजर बिजनेस है, वो है बेकरी बिजनेस को लेकर के और डेयरी बिजनेस को लेकर के। और ये अपने बेकरी बिजनेस से ही 90% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और वही अगर हम बात करें रिमेनिंग 10% की, तो वो भाई फिर जो उनका डेयरी वाला बिजनेस है वो उससे जनरेट करते हैं। जहां पे इनके मेजर अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें जो बेकरी बिजनेस के अंदर आता है, तो वो हो गया बिस्किट, ब्रेड, केक्स या फिर रस्क। और वही अगर डेयरी बिजनेस के सेक्टर की बात करें जो उनमें क्या क्या प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल करवाते हैं, तो उसमें जो हो गया दूध हो गया, घी हो गया, और भी चीज वगैरह हो गया, बटर हो गया। और आज अगर इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया के लगभग 50% से ज्यादा घरों के अंदर ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ये अपने प्रोडक्ट्स को 60 अलग अलग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटानिया की हिस्ट्री के ऊपर। तो मैं बता दूं आपको कि साल 1892 के अंदर मात्र 295 रुपए की लागत से ब्रिटिश बिजनेसमैन के ग्रुप के द्वारा इस कंपनी की फॉर्मेशन होती है और कलकत्ता के एक छोटे से घर के अंदर से ये बिस्किट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और कुछ समय बाद ही गुप्ता ब्रदर्स इस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, जहां पर उनके जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं वो होते हैं नलिन चंद्र गुप्ता जी। और फिर भाई कंपनी की जो मेन ग्रोथ होती है वो स्टार्ट होती है साल 1918 से, जब कंपनी एक नए इंग्लिश बिजनेसमैन सीएच होल्म्स को अपने साथ पार्टनरशिप के रूप में जोड़ती है। और उसी साल 1918 में 21 मार्च को ही कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया जाता है, जहां पे उसका नाम बदलकर ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड कर दिया जाता है। और भाई साल 1921 आते आते ये कंपनी स्वेज कैनाल, बोले तो स्वेज नहर की ऐसी पहली पूर्वी कंपनी बन जाती है जो कि गैस ओवेंस को इंपोर्ट करने लग जाती है और साथ साथ उसका उपयोग करना भी शुरू कर देती है, जिसके कारण कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। और इनकी बिस्किट प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब हमारे इंडिया के अंदर वर्ल्ड वार 2 चल रहा होता है, तो गवर्नमेंट ने भी इस कंपनी पे अपना भरोसा दिखाया, जहां पे गवर्नमेंट इस कंपनी से अर्ज करती है कि आप अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन की भी कैपेसिटी को बढ़ा दो, ताकि हमारे जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको सप्लाई चेन बिस्कुट्स के रूप में ज्यादा मिल सके। और उसी समय कंपनी के सेल्स में इतनी अच्छी ग्रोथ आती है, जैसे समझ लो आप वो अगर 100% प्रोडक्शन कर रही होती है तो 90% ऑफ द प्रोडक्शन वो अपने आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई करती है। फिर साल 1924 में कंपनी ने अपना नया फैक्ट्री सेटअप किया मुंबई के अंदर। और उसी साल क्या होता है कि यूके की कंपनी होती है पीक प्रिंट एंड कंपनी लिमिटेड। तो उस समय एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इस कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक लेकर के कंपनी के अंदर मेजर स्टेक होल्डर बन जाते हैं। और फिर कंपनी का भाई नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ होता है, जहां पे मैं बताऊं आपको तो साल 1952 में कंपनी के अलग अलग फैक्ट्री सेटअप किए जाते हैं कलकत्ता के अंदर, मुंबई के अंदर, और साथ साथ ये ऑटोमेशन प्लांट भी लॉन्च करते हैं कलकत्ता के अंदर। और साल 1954 में ये डिसाइड करते हैं कि दिल्ली के अंदर ये अपना एक यूनिट बैठाएंगे जहां पे ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और मैं बता दूं आपको कि साल 1965 में इन्होंने अपना सपना पूरा किया और अपना पहला ब्रेड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दिल्ली के अंदर अपना यूनिट स्टार्ट किया। और फिर भाई साल 1976 आते आते अपने ब्रेड वाले बिजनेस को इन्होंने कलकत्ता से लेकर चेन्नई तक काफी एक्सपेंड किया। अब भाई कंपनी ने देखा कि हमारा बिस्किट वाला जो ब्रांड था काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था, और साथ ही साथ इन्होंने नया नया जो बिजनेस स्टार्ट किया था ब्रेड वाला, वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था ऑल ओवर द मार्केट में। और फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि इनका जो नाम है बिस्किट वाला जो टर्म है उसको इन्होंने हटाया और फिर कंपनी का नाम बदल करके ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया साल 1979 के अंदर। और फिर साल 1980 में इन्होंने इंटरनेशनली एक्सपेंड करना शुरू किया, जहां पे इन्होंने सबसे पहले नेपाल के अंदर एक कंपनी नेविको प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन के रूप में एग्रीमेंट साइन किया, जहां पे बेसिकली जो भी बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे रिलेटेड जो भी मशीनरी लगती है या फिर पैकेजिंग या फिर कौन सी बिस्किट कहाँ पे लॉन्च करनी चाहिए किस मार्केट के अंदर, या बिस्किट का क्वालिटी किस तरह का होना चाहिए, उस एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन किया। और फिर भाई साल 1986 के अंदर इन्होंने अपना मोस्ट फेमस बिस्किट गुड्डे को लॉन्च किया एज अ सॉफ्टी कुकीज बोलकर। और फिर उसका जो टैगलाइन रखा था उन्होंने वो रखा था गब्बर की असली पसंद गुड डे। इसी बीच साल 1982 में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी फॉरेन शेयर होल्डर थे जिसका नाम था पीक एंड फ्रिंड, उसकी पेरेंट कंपनी को यूएस के कंपनी नेविस्को ब्रांड्स ने एक्वायर कर लिया। और उसके बाद से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर वो एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में उभर आया। और मैं बता दूं आपको कि ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चले, जहां पे साल 1989 के अंदर नेविस्को के पूरे ऑपरेशन को डैनमोन ने खरीद लिया। और उसके बाद से भाई डैनमोन जो ग्रुप है वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर में शेयर होल्डर के रूप में मेजर शेयर होल्डर के रूप में उभर आई।
और फिर इधर भाई ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपने बिस्किट ब्रांड को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया, जहाँ पे साल 1990 के अंदर उन्होंने कई सारे अपने मेजर मेजर जो ब्रांड्स थी वो इंट्रोड्यूस किया। जहाँ पे सबसे पहले के नाम बताऊं मैं तो वो थे इलायची क्रीमॉन, दूसरा था प्यूट ब्यूरे, और तीसरा उन्होंने काजू बादाम का वेरिएंट भी लॉन्च किया जिसका नाम रखा था मिल्क बिकीज, और चौथा उन्होंने लॉन्च किया प्योर मैजिक का बिस्किट जहाँ पे वेनिला क्रीम के साथ उसको लॉन्च किया। और फिर साल 1991 आते आते उन्होंने अपने ब्रेड वाले बिजनेस को भी काफी ज्यादा एक्सपेंड किया, जहाँ पे उनका जो मेजर ब्रांड था वो था ब्रिटानिया मिल्क ब्रेड, दूसरा था ब्रिटानिया ब्राउन ब्रेड, और ये सब उन्होंने दिल्ली के अंदर लॉन्च किया। और फिर भाई साल 1993 में एक कंपनी के अंदर एंट्री होती है वाडिया ग्रुप की, जहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं कि कंपनी की हम कुछ स्टेक्स को एक्वायर करें, और इन्होंने पार्टनरशिप किया होता है डैनवन ग्रुप के साथ, और उसी के साथ पार्टनरशिप करके ये कंपनी के कुछ स्टेक होल्डर्स ये भी बन जाते हैं। और साल 1997 आते आते कंपनी एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे पहुंच जाती है, और फिर कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने आप को रिबर्थ करेगी, और उसी टाइम पे इन्होंने अपना आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस किया, और इनका आइडेंटिटी था ईट हेल्दी थिंक बेटर। और फिर भाई कंपनी ने डिसाइड किया कि अब ये बेकरी बिजनेस से थोड़ा सा हटकर डेयरी बिजनेस में भी एंट्री मारेंगे, और फिर साल 1998 में इन्होंने अपना पहला सॉफ्टी केक लॉन्च किया हाफ एंड हाफ के नाम से, जहाँ पे सबसे पहले इनका दो फ्लेवर लॉन्च किया गया, एक चॉकलेट वेनिला से और दूसरा वेनिला ऑरेंज से। और फिर साल 1999 के अंदर इन्होंने अपना मिल्क ब्रांड भी इंट्रोड्यूस किया जिप सिप नाम से। और फिर इतना मार्केट को एक्सपेंड करने के बाद मैं बता दूं आपको कि साल 1998 से 2001 तक की इनकी जो रिवेन्यू रही है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला, जहाँ पे CAGR इनका 16% से ग्रो किया था, और वहीं इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग 18% से ग्रो किया था। और फिर साल 2002 में इन्होंने डिसाइड किया कि अपने डेयरी वाले बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, जहां पे इन्होंने फिर एक ज्वाइंट वेंचर किया न्यूजीलैंड की कंपनी से जिसका नाम था फ्रंटेरा कोऑपरेटिव ग्रुप, और उसी कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक बिस्किट ब्रांड इंट्रोड्यूस किया प्योर मैजिक के नाम से। और मैं बता दूं आपको कि इसकी पैकेजिंग प्योर मैजिक जो बिस्किट है इसकी जो पैकेजिंग है उसे अब ये अवार्ड किया गया है वर्ल्ड स्टार, एशिया स्टार और साथ ही साथ इंडिया स्टार के रूप में भी, मतलब इसकी पैकेजिंग इतनी खास थी। और फिर भाई साल 2005 आते हैं तो इन्होंने अपने ज्वाइंट वेंचर ब्रिटानिया न्यूजीलैंड से एक हेल्थ ड्रिंक लॉन्च किया एडल्ट्स के लिए, जहां पे इन्होंने प्लांट बैठाया उत्तरांचल के अंदर, और साथ साथ एक बिस्किट ब्रांड भी इंट्रोड्यूस किया 50-50 के नाम से। और फिर साल 2007 में इन्होंने काफी ज्यादा इंटरनेशनली भी एक्सपैंड किया, जहां पे इन्होंने सबसे पहले एक ज्वाइंट वेंचर किया जिस कंपनी का नाम था खिलजी रामदास ग्रुप, और उस कंपनी में ज्वाइंट वेंचर करने के बाद इन्होंने 70% एक्वायर कर लिया दुबई की एक कंपनी LLC जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक फूड इंटरनेशनल कंपनी, और उसी के साथ साथ एक ओमान की कंपनी थी जिसके अंदर इन्होंने 65.4% का स्टेक ले लिया, और इस ओमान वाली कंपनी का नाम था ऑल सैलड फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और फिर भाई साल 2008 आते आते इन्होंने अपने बिस्किट वाले ब्रांड को काफी ज्यादा उनके सब्सिडरीज लॉन्च किए, जैसे अलग अलग वेरिएंट। जैसे मैं बताऊं आपको तो इन्होंने सबसे पहले टाइगर बिस्किट का टाइगर बनाना लॉन्च किया, और उसके बाद गुड्डे का गुड्डे क्लासिक कुकीज लॉन्च किया, और उसके बाद इन्होंने लो फैट दही लॉन्च किया, और साथ ही साथ मैरी गोल्ड के भी अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च किए। और फिर साल 2009 आते आते इनकी जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी होती है ब्रिटानिया न्यूजीलैंड फूड, उसको इन्होंने अपना सब्सिडरी बना लिया, और उसका नाम चेंज करके इन्होंने ब्रिटानिया डेयरी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। और इसी बीच वाडिया ग्रुप वालों ने डैनवन ग्रुप के जितने भी शेयर्स थे, जितने भी वो शेयर्स ओन करते थे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर, वो सारे उन्होंने एक्वायर कर लिया, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड BIL के अंदर उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक ले लिया। फिर उसी के बाद BIL ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पेरेंट कंपनी बन गई वाडिया ग्रुप। और इस वाडिया ग्रुप के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये काफी कंपनीज को एक्वायर की हुई है, और काफी कंपनीज इसके अंदर सब्सिडीज के रूप में बने हुए हैं, जहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो है ही, और साथ साथ ये पंजाब की जो IPL टीम है किंग्स 11 पंजाब उसको भी यही ओन करती है, और साथ साथ जो एविएशन फर्म है गो एयर उसको भी वाडिया ग्रुप ही ओन करती है। और फिर भाई ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अपने ब्रेड वाले बिजनेस को भी काफी ज्यादा एक्सपेंड करने लगी, जहां पे इन्होंने 2011 में अलग अलग ब्रेड के ब्रांड्स लॉन्च किए, जहां पे सबसे पहले की अगर बात करूं तो वो था हनी एंड ऑट्स ब्रेड, दूसरा था मल्टी ग्रीन ब्रेड, तीसरा इन्होंने लॉन्च किया मल्टी फाइबर ब्रेड, और चौथा इन्होंने लॉन्च किया 100% होल व्हीट ब्रेड। और फिर भाई साल 2013 में इन्होंने अपने बिस्किट का एक और ब्रांड लॉन्च किया जहां पे जिसका नाम था न्यूट्री चॉइस। और फिर साल 2014 में इन्होंने अमेजोन के साथ एक पार्टनरशिप किया, जहां पे बोला जा रहा था कि वो अपने गुड्डे की चंकीज को लॉन्च करने वाले हैं, और उसके साथ पार्टनरशिप करके वो उसको बेचेंगे। और फिर भाई साल 2016 में इन्होंने केक और कुकीज का एक मिक्सडर लॉन्च किया, जहां पे जिसका नाम रखा था केक बिस्कोटी, और ये जो कुकी की बनी होती है लेकिन केक के अंदर आती है। और इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपने काफी सारे ब्रांड इंट्रोड्यूस किए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अभी फास्ट फॉरवर्ड टू करंट स्टेटस के तौर पे, तो आज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे पुरानी मौजूदा कंपनी में से एक है। और इनके अगर मेजर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो बेकरी बिजनेस से इनका जो मेजर कॉम्पिटिटर है वो है पार्ले और ITC, जहाँ पे मैंने बताया आपको कि ब्रिटानिया 29% मार्केट शेयर कैटर कर रही है इंडिया के अंदर, और वहीं पार्ले की अगर हम बात करें तो पार्ले लगभग 28% मार्केट शेयर कैटर करती है, और इन दोनों के बीच बेसिकली नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चलता रहता है, कभी पार्ले आ गए तो कभी ये ब्रिटानिया आ गई। और दूसरे नंबर पे ITC है जहाँ पे वो 10% मार्केट शेयर कैटर कर रही है इंडिया के अंदर। और वहीं डायरी वाले सेक्टर की बात करें तो आज ब्रिटानिया के जो मेजर कॉम्पिटिटर है वो है अमूल,
नेस्ले इंडिया, जहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि अमूल जो है डेयरी बिजनेस में काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 90% ऑफ द रिवेन्यू जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का आता है वो उनके बेकरी बिजनेस से ही आता है, और डेयरी बिजनेस से काफी कम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि लगभग 10%। तो यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के पास ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डेयरी वाले सेक्टर को और भी ज्यादा एक्सपेंड करें और मार्केट लीडर के रूप में वहां भी उभरे। अब हम बात करें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ की पीपल, कुछ मुख्य लोगों के बारे में, तो आप सभी को मैंने बताया कि ये कंपनी जो है वॉडिया ग्रुप के द्वारा ओन की जाती है, और साल 1993 से लेकर अभी तक कंपनी के चेयरमैन है नुस्ली एन वॉडिया जी, और अभी तक ये कार्यरत है। और अगर हम बात करें कंपनी के एमडी की, तो वो है वरुण वेरी जी, जो कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करते हैं साल 2013 के अंदर एज ए सीओओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और मैं बता दूं आपको कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज उन्हें और भी काफी ज्यादा प्रमोट करती है, वहां पर उन्हें एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर भी बनाती है, और फिर अप्रैल 2014 में वो एज ए एमडी अपॉइंट किए जाते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसके पहले तो वो पेप्सिको फूड्स के सीईओ भी रह चुके होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी के अंदर जब वरुण बेरी जी ज्वाइन करते हैं उसके बाद से ही कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी ज्यादा राइज देखने को मिलता है, जहां पे अगर मैं बताऊं आपको तो 2012 के लगभग में कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होती है वो होती है लगभग 4.5%, और 2019-20 आते आते कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाती है वो हो जाती है लगभग 15 से 16%। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये है कि जैसे मान लो हमने 100 रुपए की सेल की, तो उसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है वो लगभग 4.5% का बच रहा है। तो मतलब अगर 2012 में जो 100 रुपए की वो सेल करते थे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज वाले, तो उसमें जो उनका प्रॉफिट बचता था वो 4.5% का बचता था। और वहीं अगर वो 2019-20 में अगर इसकी कंपेरिजन करें, तो 100 रुपए की अगर सेल वो 2019-20 में कर रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है 2019-20 में वो लगभग 15 से 16% तक बचता है। और इस वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड होती है, काफी ज्यादा बढ़ती है। और अगर इनके हम टोटल रिवेन्यू की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर इनका जो टोटल रिवेन्यू रहा है वो है लगभग 11,878 करोड़ रुपए, जिसमें लगभग 5% का राइज देखने को मिला है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2019 के। और 2019 में जो इनका टोटल रिवेन्यू था वो था लगभग 11,261 करोड़ रुपए। और वहीं अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर इनका जो नेट रिवेन्यू रहा है वो रहा है लगभग 1402 करोड़ रुपए, जिसमें लगभग 21% का राइज देखने को मिला है। और वहीं अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था लगभग 1159 करोड़ रुपए। तो भाई प्रॉफिट में 21% का राइज आया है, और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 5% का राइज देखने को मिला है। और इसी तरह से आज के टाइम पे इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो है लगभग 87,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 1892 में ये कंपनी शुरू हुई मात्र 295 रुपए की लागत से, और आज 2021 में इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब इसकी जो वैल्यू बन चुकी है वो बन चुकी है 87,000 करोड़ रुपए। मतलब 295 से शुरुआत हुई और 87,000 करोड़ में पहुंच गई। कहां से कहां इनका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ये बढ़ी है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। और इसी की सक्सेस को देखते हुए मुझे एक कोट याद आ जाता है, जहां पे बोला जाता है कि यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू नीड स्टार्ट टू बी ग्रेट। क्या मतलब वो इसका? आपको महान बनने की जरूरत नहीं है शुरुआत करने के लिए, आपको शुरुआत करने की जरूरत है महान बनने के लिए। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट सक्सेस स्टोरी और केस स्टडी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर, जहां पे हमने बात किया इनका फर्स्ट से लेकर अर्श तक की बनने की कहानी के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का जो मार्केट एक्सपेंशन था वो भी आपको कितना समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और साथ साथ वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करो, ताकि सबको पता चल सके कि वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री के बारे में वो काफी कम जानते हैं। इसलिए इसको वीडियो को काफी ज्यादा फैलाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, इंसाइटफुल लगा है, तो इसको लाइक कीजिए। और साथ साथ कमेंट में आप ये भी बताइए कि अगली केस स्टडी या अगली बिजनेस मॉडल आप किस पर चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।